अच्छा जी, मुझे कुछ स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। ये कह रहा है कि योर स्क्रीन शेयरिंग इज़ पॉज्ड, तो मैं इसको रीशेयर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, फिर वही प्रॉब्लम है। इमरान, ये कैसे ठीक होगा? ये मुझे लिखा आ रहा है योर स्क्रीन शेयरिंग इज़ पॉज्ड। यार ये कह रहा है ना, डबल क्लिक टू इंटर फुल स्क्रीन मोड। आप फुल स्क्रीन मोड पे करें ना इसको। अच्छा अच्छा, ये मैं फुल स्क्रीन से पहले, ये मैं फुल स्क्रीन में उसको ख़त्म आ करता हूँ। गया सर। अब आ गया। ओके। हाँ हाँ हाँ, आ गया सर, आ गया। अब ठीक है आ, ठीक है। आ गया। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, तो अब ये केस स्टडी जो है, मैं इसको दो पार्ट्स में आपसे डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट वो है जिसकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे ग्रुप पे मौजूद हैं, तो वो करके तो मैं फिर मीटिंग रीस्टार्ट करूंगा, और उसके बाद वो वाला पार्ट करूंगा जिसमें जिसकी वीडियोस हमारे ग्रुप पे मौजूद नहीं है। तो ये जो केस स्टडी है, ये तमिलनाडु की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की हुई है, और वहाँ पे अर्बन सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट, यानी जो लोग बाहर डेफिकेशन करते हैं, वॉशरूम्स नहीं यूज़ करते, उस चीज़ को कम करने के लिए एक स्टडी हुई हुई है। तो इंडिया में आपको पता ही है, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये ऊपर देखें आप, तो टाइटल, ऑथर का नाम, फिर इसकी क्रेडिट्स वगैरह। इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, अर्बन सैनिटाइजेशन इम्प्रूवमेंट। और क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर आगे ये इम्प्रूव हुआ है, लेकिन इतना नहीं इम्प्रूव हुआ, मज़ीद इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, कि एसडीजीज़ का पार्ट है ये, और आधे से ज़्यादा मुल्क इसको डेटा ही नहीं रिपोर्ट कर रहे। और फिर उसके बाद ये बताता है कि जहाँ इम्प्रूवमेंट भी आई है, वहाँ स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट आई है तमिलनाडु में, लेकिन शहरी इलाकों में ज़्यादा आई है, और जो देही इलाके हैं उनमें बहुत कम आई है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि इसने एक बैकग्राउंड बिल्ड कर दिया, ये बताने के लिए कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सीबीए होना चाहिए। अ, आगे उसने लिखा है द पर्पस, आखिर में जो आखिरी पैरा है, द पर्पस ऑफ दिस केस स्टडी इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वी कैन यूज़ एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सीबीए को इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी सोशल वायबिलिटी को असेस करने के लिए। और फिर ये जो जो प्रोग्राम है, इसके बारे में बता रहा है कि ये एफएसएम प्रोग्राम है, फीकल स्लज मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि तमिलनाडु में की स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है। इसकी फाइंडिंग्स ये इंडिकेट करती हैं कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 25.3 मिलियन है, या कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो 1.22 है। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होना चाहिए। तो यहाँ इसने इस्टेब्लिश कर लिया कि, पीछे इसने इस्टेब्लिश किया कि इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसने इस्टेब्लिश किया कि मेरी स्टडी वाइबल है, और ये आपको फ़ायदा देगी। और जहाँ पे हमने पीछे बात की थी कि स्क्यूनेस है, उसको इसने यहाँ लिखा हुआ है कि हेट्रोजेनिटी है, जो कि पॉजिटिव एनवीपी एनपीवी के पीछे मास्क है। यानी वो कहना चाह रहा है कि ऊपर जो मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू 25.3 मिलियन डॉलर बताई है, ये होमोजेनस नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि देही इलाकों में भी ऐसा है, और शहरी इलाकों में भी ऐसा है। एक्चुअली देयर इज हेट्रोजेनिटी जो कि मास्क हो रही है इससे। और अ, अगर मैं इसका मोंटे कार्लो एनालिसिस करूं, तो 30% जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव आएंगी। यानी आपको यहाँ तो लग रहा है कि पॉजिटिव 1.22, लेकिन अगर मैं इसका मॉन्टे कार्लो एनालिसिस करूँ तो 30% नेगेटिव आएंगी। तो इस पे ये बता रहा है कि इसके अंदर स्क्यूनेस है, मेरी स्टडी के अंदर भी स्क्यूनेस है। इसका मतलब है कि ये आगे बता रहा है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और चूंकि इसके अंदर देर इज़ अ नॉन ट्रिवियल चांस ऑफ बीइंग इकोनॉमिकली अनवाइबल। अगर 30% आ रहे हैं, उसका मतलब है काफ़ी चांस है। तो फिर मैंने टोर्नेडो एनालिसिस यूज़ किया, और जिससे मुझे पता चला कि बेसलाइन डायरिया इंसिडेंसेस, यानी कि पेचस, जुलाब वगैरह की बीमारी में मुब्तला होना, और चेंज टू डायरिया इंसिडेंट रेट, कि डायरिया का कितना फ़र्क पड़ेगा इस प्रोग्राम से पहले और उसके बाद। ये इसके दो लार्जेस्ट डिटर्मिनेंट्स हैं एनपीवी के वायबिलिटी के। जहाँ पे इनमें स्कोर कम होता है, वहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। जहाँ पे इन पे स्कोर ज़्यादा होता है, वहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद लिखा है जी कि इस स्टडी में देयर इज एन इनहेरेंट टेंशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। इसका मतलब ये है कि सीबीए मेजर तो पॉजिटिव नेट वैल्यू से होता है, लेकिन उससे एफिशिएंसी पता चलती है, इक्विटी नहीं पता चलती। तो इसमें हमने ये भी देखना है कि इक्विटी का मतलब होता है कि
अगर आप सारे के सारे पैसे, हमने चैप्टर 2 3 वगैरह में बड़ी डिटेल में पढ़ा था, अमीरों पे लगा देंगे तो एफिशिएंसी तो होगी, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे पैसे बना लेते हैं उस पैसे से। लेकिन गरीबों पे लगाएं तो नहीं होगी, क्योंकि वो उल्टा उसको डुबो देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गरीबों पे नहीं लगाएंगे। आपने इक्विटी भी इंश्योर करनी है कि सब, पूरी की पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो। क्योंकि तमिलनाडु आपको पता है इंडिया की एक इन पार्ट बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडस्ट्री है, उसमें आईटी वगैरह बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसके गांव उतने ही बैकवर्ड हैं। तो अगर आप शहरों में लगाएंगे तो आपको एकदम रिटर्न्स नज़र आएंगे, गांव में लगाएंगे तो रिटर्न्स नज़र नहीं आएंगे। फिर उसके बाद इसने स्टडी की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हुआ है। फिर बैकग्राउंड उसमें बता रहा है कि तमिलनाडु बहुत बड़ी है, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन है उसमें तमिलनाडु पीछे है काफ़ी। फिर ये चीज़ इसने आगे टेबल में भी समराइज़ की हुई है कि कंट्री, मुल्क में यानी इंडिया में वो 24वें नंबर पे है, और इसकी 35% पॉपुलेशन जो है उसके पास टॉयलेट हैं। व्हेन व्यूड सर सब। लेकिन मेरा एक जी जी। क्वेश्चन है यहाँ पे जी। कि देखे कि ये सक्सेस तो तब होता क्योंकि ये अगर एक इशू होता ना, तो अगर उनकी विलेज लाइफ में देखा जाए तो पावर पॉवर्टी के साथ साथ सैनिटाइजेशन के साथ साथ देयर आर आल्सो सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टाइल। और पॉवर्टी सबसे ज्यादा है, इलिटरेसी और उनकी एक्सेस ना होना, तो वो ये तो सक्सेस वहाँ विलेज लाइफ में, जैसे आपने कहा कि अर्बन में किसी जगह तक सक्सेस हो गया, लेकिन विलेज लाइफ में तब होता ना कि ताकि दूसरी चीजें इसको सपोर्ट कर रही है कि हो सकता हो इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट हो भी जाए, लेकिन दूसरी चीजें जब इसको सपोर्ट नहीं कर रही तो हाउ कैन इट वर्क्स। मेरा ये था इसमें। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे देखें, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें ऐसे ही होता है। जब भी आप कोई काम करने लगते हैं ना, आपको पता लगता है कि 20,000 काम और हैं, वो नहीं करूंगा तो ये तो सही चलेगा ही नहीं। उनमें से कोई करना बिल्कुल शुरू सर। करेंगे, तब भी यही होगा। 20,000 और निकल आएंगे, वो कहेंगे वो ये तो चलेगा ही नहीं। तो लेकिन हम इस तरह के आर्गुमेंट पे ना कोई काम करना नहीं छोड़ सकते, वरना तो बिल्कुल आगे ही नहीं जाएंगे ना। तो हाँ सर, आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन किसी भी देखे ना, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में या किसी भी ऐसी किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये दूसरी चीजों को भी देखना जरूरी है ना। अगर इसने सीबीए किया है, ठीक है सर, सोशल एलिमेंट्स भी देखा है, उसका जो है दूसरे एलिमेंट्स भी देखे हैं, तो ही हैज टू फोकस के इस इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो फैक्टर्स को देखना भी जरूरी है, और पैरेलली उन पे भी उनको भी इम्प्रूव करना या इम्प्लीमेंट कराना जरूरी है। देन हम्म। इट विल बी एबल टू अचीव इतनी परसेंट, तब भी हाँ, हंड्रेड बिल्कुल ठीक है। परसेंट बिल्कुल ना हो, लेकिन एक ठीक है, सही परसेंटेज कह तो रहे हैं। अचीव होनी चाहिए। सही है इमरान, ठीक है ऐसे ही ना सर। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखिए जी जी। प्रैक्टिकली क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक महकमे में काम कर रहे हैं ना, तो आप ये आर्गुमेंट ज़रा आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट करें ना। आई एम श्योर कि आप अपनी लर्निंग की वजह से ये बोल रहे होंगे, जो आपने, आपको अपनी जॉब से लर्निंग हुई है ना। तो और एग्जैक्टली सर, तो बिल्कुल। इस वजह हाँ, से अगर आपको कोई आपका प्रोजेक्ट ना करने दे, फिर आप क्या सोचेंगे? तो सर देखिए, ना सोचने के तो मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट ऑलरेडी आई है, वो वन प्रोजेक्ट ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लेकिन हम्म। उसमें क्या है कि जो ना करने का सोचता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। है ना। ठीक है ना सर, हम्म। उसमें वो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता कि भाई प्रोजेक्ट करना क्यों जरूरी है। वो जिसका जितना सेगमेंट होता है या जितना रोल होता है, वो उस चीज को लेके ना करता है। ठीक लेकिन हो गया। बीइंग एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको भी कन्वेंस करूं। तो फिर क्या है कि डिफरेंट फोरम पे जाके मुझे हर उस जो सेगमेंट होता है उसको उस लेवल पे जाके कन्वेंस करना कन्विंस होता करना है पड़ता है, कि बिल्कुल दिस ठीक। प्रोजेक्ट, एक पार्ट ये हो हाँ गया। इस तरह। एक पार्ट ये हो गया, जी। दूसरा पार्ट ये हो गया कि आप फर्ज करें ये वाली जो फंडिंग है ना, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है ना, ये जिस केस की हम बात कर रहे हैं। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जी का कोई जी सर। प्रोग्राम होगा एसडीजी नंबर 6 से रिलेटेड, ऐसे ही है। बिल्कुल उसका कुछ, बिल्कुल, आई हैव उसकी कोई, वर्कड विद एडीबी एज है वेल ना, सर। उसकी कोई इंडिया की हाँ एलोकेशन होगी, इंडिया की हाँ हाँ। एलोकेशन के अंदर से कोई तमिलनाडु की एलोकेशन आई होगी। तो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में सर ये प्रोग्राम आता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो एडीबी के इस तरह के काफी प्रोग्राम्स हम्म। आते हैं। और हमारे यहाँ भी नाकामी की वजह सबसे ज्यादा यही है कि वो सिर्फ हमारे जो पिच करते हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के
लोग किसी प्रोग्राम को, तो वो सिर्फ एक सेगमेंट लेते हैं उसका, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक प्रपोजल नहीं लेके जाते। लेट सपोज सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी को चाहिए होता, नाउ वन प्रोग्राम इज गोइंग ऑन इन आवर सिंध, दैट इज सोलर पैनल्स फॉर ठीक। हाउसेस, जो ये फ्लड में हुए थे। लेकिन ठीक। देखिए सर, वो सिर्फ एनर्जी डिपार्टमेंट उसको फोकस करके एक सेगमेंट को, गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि एक घर की फैसिलिटी के लिए अगर चार चीजें हैं, तो थोड़ा थोड़ा अगर उसमें पार्ट्स लेते आए तो थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन वो ओवरऑल होगी, नॉट फॉर द दिस होगी। मेरा ये है कहने का ये मतलब। आपका बिल्कुल देखिए, यू हैव, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, टोटली ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि एक अर्बन पार्ट होता है और एक रूरल पार्ट होता है ना। अब अर्बन में जी इम्पैक्ट जी, थोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, इस तरह के 15 प्रॉब्लम और भी हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं ना। जिस बिल्कुल जिस बिल्कुल जगह बिल्कुल। को हम अर्बन जगह कहते हैं ना, इसी वजह से कहते हैं कि उन 15 में से 14-15 वहाँ रिजॉल्व हुए होते हैं, 13-14। यानी वहाँ रोड भी एग्जैक्टली होती है, वहाँ पे स्कूल भी होते हैं, वहाँ पे अस्पताल भी होते हैं, वहाँ पे पुलिस भी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, हाँ क्वालिटी ऑफ बिल्कुल लाइफ होती है ना। सही है। तो आप जी क्या, जी, तो क्या करते हैं आपके फिर उस जगह पे आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि रिटर्न मुझे ज़्यादा मिलेगा, आप भी यही कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में भी वो सब चीज़ें आ जाए तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, बेसिकली आप ये कह रहे हैं ना। जी जी सर है ना। बिल्कुल। तो अब इन दोनों में फर्क ही यही है कि वहां पे वो चीजें नहीं है और यहाँ पे हैं। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चीजें इकट्ठी लानी चाहिए। अब आप खुद पब्लिक सेक्टर में हैं, आपको आइडिया है कि इसी की कॉस्ट नहीं पूरी हो रही तो इकट्ठी कहाँ से आएगी ना। फर्ज करें किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने कर दिया, लेट्स से कि मैंने सखर में कर दिया, सखर चले थोड़ा सा डेवलप्ड, फर्ज करें मैंने नवाबशाह में कर दिया। तो आप सोचें कि फिर थर में क्या, यानी मैंने सब जगह पे एक प्रोग्राम करने के बजाय एक जगह पे सारे प्रोग्राम कर दिए। तो सोचें बाकियों में क्या फिर फीलिंग्स डेवलप होंगी ना। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बस ये सोशल सेक्टर का ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आपको स्लो करना पड़ता है। और आपने बीच में एक बात की कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ना, तो मेरा ख्याल है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई एम श्योर कि कर भी रहे होंगे, प्लानिंग कमीशन कर रहा होगा, उनके जहन में होगा अगले 20-25 साल में चीज़ें कहाँ जा रही हैं। लेकिन उसको कम्युनिकेट करना सब, सारी की सारी कम्युनिटीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको बताया जाए कि आपके पास साथ अभी ये हो रहा है, वी अंडरस्टैंड कि इन ये 6 चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन हमारा प्लान है कि हम इसको 2028 में ऐसे करेंगे, 2000 फलाने को 2030 में करेंगे। तो कम्युनिकेशन और एक बड़ा प्लान जो है वो साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन होगा ऐसे ही कि एक वक्त में तो छोटा काम ही हो रहा होगा, क्योंकि पैसे ही ओवरऑल पैसे ही बड़े कम होते हैं ना। हाँ लेकिन सर, सॉरी सर, मैं ये डिस्कशन में नहीं नहीं, एक आप पॉइंट लंबी से करें करें इसमें बिल्कुल, ये आप, ये होता बड़ी ये कि यूजफुल देखिए सर, डिस्कशन है, आप बोलें। हाँ, देखिए सर, दूसरी कंट्रीज में तो ये होता है कि पर्सन के आने जाने से या गवर्नमेंट के आने जाने से पॉलिसीज या प्रोग्राम वो फ्रीज नहीं होते, खत्म नहीं होते। एक्चुअली आई हैव बीन इन पब्लिक सेक्टर सिंस लास्ट 20 ईयर्स ना। होता ये है कि मैं, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, लेकिन जनरली अगर आप देखें ना, तो ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हर गवर्नमेंट का, जो पिछली गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज और रिसर्च पे 4-5 साल काम करती है या इम्प्लीमेंटेशन में आती है या शुरू होती है प्लानिंग फेज खत्म करके, दूसरी गवर्नमेंट उन प्रोग्राम सारों को फ्रीज कर देती है या साइड लाइन कर देती है, वो फिर अपना प्रोग्राम चलाती है। होता क्या है अल्टीमेटली, फिर 4-5 साल तक जब उसकी जाके फैक्ट फाइंडिंग करके, उसमें प्लानिंग करके, डिजाइन करके, फाइनेंशियल इम्पैक्ट देख के, सोशल इम्पैक्ट देख के मूव करने के बारी आती है, देन अगेन दूसरी कोई आ जाती है। तो उस, तो मेरे हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हम एक किसी प्रोग्राम को ओवरऑल कंट्री पे भी हो, वरना ये जरूर आ जाती सर। देखिए हमारे पास भी, आप भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड रहे होंगे, प्लानिंग कमीशन की आपको पता, आई हैव वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद प्लानिंग कमीशन सिंस लास्ट 5-8 ईयर्स। लेकिन यही बात नजर आई है कि कोई गवर्नमेंट जिस प्रोजेक्ट को उठाती है या किसी प्रोग्राम को, वो उसको प्रायोरिटाइज करती है, इसलिए ये सर चीजें ना मूव नहीं कर पा रही दिस। हाँ नहीं ठीक है, आप देखें, आप जो बोल रहे हैं ना, जाहिर है मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको, क्योंकि इमरान की आवाज़ कट रही है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि मेरे एंड पे प्रॉब्लम है या इमरान के एंड पे प्रॉब्लम है।
सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। इमरान की आवाज हेलो। जो है ना वो कट कट के आ ठीक रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखें, इमरान जी जो जी, द अब पॉइंट ही इज ट्राइंग टू तो मेक, वो बात तो बिल्कुल आ ठीक है ना। रही है। और जैसा मैंने कहा ना कि अर्बन और रूरल में फ़र्क, इसी तरह गरीब और अमीर मुल्कों में ऐसे फ़र्क होता है। तो ये तो रियलिटीज़ हैं बहरहाल। इसीलिए तो कहते हैं ना कि गुर्बत एक चक्कर होता है ना, उसके अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो सब उसकी रीज़न सब यही है जो ये इमरान कह रहा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं है। आप किसी भी गरीब बंदे को देख लेना कि वो अपने घर में बिजली ठीक कराता है तो गैस नहीं होती, गैस ठीक कराता है तो सफाई का इंतज़ाम नहीं होता, सफाई करा देता है बेचारा तो रंग नहीं करा सकता। तो ये और इसी तरह बाप से पूछें तो वो कहेगा पहले ये काम इंपॉर्टेंट है, बाप से मेरा मतलब एक गवर्नमेंट। माँ से पूछें वो कहेगी नहीं फलाना काम इंपॉर्टेंट है। तो जिसके हाथ में पावर आती जाएगी वो उसको इंपॉर्टेंस देता जाएगा। तो ये एक रियलिटी है बहरहाल गुर्बत की ना। तो इससे ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए वैसे आगे निकलता हूँ। लेकिन बहरहाल दिस इज़ अ रियलिटी, और इस गरीब बंदे को इसी से ही तो निकलना होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पॉवर्टी का सर्कल इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर। तो इमरान, योर पॉइंट इज टेकन। बट बहरहाल जो आपको काम मिला ना, आप उसको रिलीजियस समझ के करते रहें बस, जिस डिपार्टमेंट में भी आप हैं। जी जी सर। इंशाल्लाह उसका कभी ना कभी जी जी इम्पैक्ट सर, आएगा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट सर। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। तो तमिलनाडु की स्टेट के बारे में इन्होंने कुछ स्टैट्स दिए। बल्कि ऐसे करता हूँ, मैं अगले टेबल पे चला जाता हूँ। ये ऊपर वाला जो टेबल है ये स्टैट्स हैं। ये बेसिकली बता रहा है कि 2000 में सेंसस हुआ और 2010 में सेंसस हुआ, और रूरल भी इम्प्रूव हुआ है विद एक्सेस टू टॉयलेट 14 से 23 पे आ गया, और अर्बन में इम्प्रूव हुआ है 64 से 75 पे आ गया। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो अर्बन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और रूरल कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो दिस इज़ द पॉइंट ही इज़ ट्राइंग टू मेक ऑन द प्रीवियस पेज। तो आगे क्या सर है काइंडली थोड़ा सा जूम कर दें। अच्छा सॉरी। अच्छा वो मैंने पिछली बार उसको फुल स्क्रीन किया था ना, तो ये जूम इन। ओके, ये कुछ बेहतर है। बेहतर है, वन मोर अटेम्प्ट एक कर। दफ़ा और कर दूँ, ठीक है जी। अच्छा जी। तो फिर कह रहा है टू इम्प्रूव सैनिटेशन सर्विसेज द गवर्नमेंट एक प्रोग्राम बनाया है। टू पार्ट स्ट्रेटजी है जो कि पंचसाला प्रोग्राम 12 से 17 तक का है। उसमें चलेगी। फर्स्ट, टू कंटिन्यू इंक्रीजिंग एक्सेस टू टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज। गाँव वगैरह के इलाके में निर्मल भारत अभियान, कंटिन्यूएशन ऑफ टोटल सैनिटेशन कंपेन शुरू की जाएगी। और सेकंड, अर्बन रीजन्स में तमिलनाडु इज प्रायोरिटाइजिंग इम्प्रूविंग सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट। तो दो इसके पार्ट हैं। सिप है क्या, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु कमीशन द तमिलनाडु अर्बन सैनिटेशन सपोर्ट प्रोग्राम। यानी उसके थ्रू ये काम किया है। इन्होंने एक स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है विच इज़ वेयर इट इज़ एनवर्साइज्ड अर्बन सैनिटेशन ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड इन 5 phases। पर्पस ऑफ दिस केस स्टडीज टू कंडक्ट सी बी ए ऑफ फर्स्ट 3 phases, क्योंकि 4 और 5 का डेटा अवेलेबल नहीं है। और फर्स्ट 3 में बेनिफिशियरी भी सबसे ज़्यादा एड्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल थोड़ी सी बताई हुई है कि टोटल नंबर ऑफ सीवरेज प्लांट्स हैं कितने, सिटी की कवरेज कितनी हो रही है। इसी तरह बहुत बहुत सारी डिटेल है जिस फेज़ वाइज तो आप देखें तो पहले 3 फेजेस में 75% पॉपुलेशन कवर हो गई है। ये 75% आखिर में लिखा हुआ है। इसी तरह हाउस होल्ड्स भी बहुत सारे कवर हो गए हैं पहले 3 फेजेस में। इसी तरह पर्सनल नंबर ऑफ पर्सन्स पर सॉरी ये कुछ और फिगर है। तो मेजॉरिटी चीज़ को ये कवर कर रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि मैं पहले 3 फेजेस पे फोकस करूंगा, दूसरे 2 का डेटा भी नहीं है और उनका इम्पैक्ट भी कम है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ब्रॉडली स्पीकिंग। फेज़ 1 और फेज़ 2 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को जो अभी से मौजूद हैं उनको यूटिलाइज करना है, और 2 और 3 में नए बनाने हैं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लान्स नए। तो ज़ाहिर है पहले वाले में कम खर्चा होगा और दूसरे वाले फेज़ 3 में ज़्यादा खर्चा होगा। 1 2 में कम होगा, 3 में ज़्यादा होगा। और ये 1 2 3 वो है जिसका ये डेटा ले रहा है, 4 5 का नहीं ले रहा। अच्छा जी, फिर इसने आगे बताता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे यानी आप भी अपने पेपर में एक ये पार्ट रख सकते हैं कि सीबीए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्या क्या पता चलता है। फिर इसने कुछ स्टेप्स बताए हैं, हमने इसको 10 स्टेप्स में किया है, इसने 7 में किया है। बट आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पहले 2 स्टेप्स को इसने लिखा हुआ ही नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है डिटरमिन स्टैंडिंग से शुरू किया हुआ है।
तो वो दो लगा लें, और फिर आखिर में एक वो प्रेफरेंस वगैरह वाला लगा लें, तो इसके भी 10 हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये मैं पहले चार का आपको इस सब सेक्शन में बताऊंगा, यानी डिटरमिन स्टैंडिंग से लेके पैरामीटराइज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स तक, यानी जो हम आजकल पढ़ रहे हैं उस चीज़ की बात हो रही है। तो इसके पास्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के जो हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये स्टैंडिंग की बात कर रहा है, तो कह रहा है स्टैंडिंग ज़ाहिर है तमिलनाडु वालों की होगी, गवर्नमेंट की, रेजिडेंट्स की और बिजनेसेस की। कॉस्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कैपिटल कॉस्ट, यानी सीवरेज प्लांट, पंपिंग स्टेशन और डिकैंटिंग स्टेशंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ेज़ 1 2 में ये कॉस्ट कम होगी क्योंकि एग्जिस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, और फ़ेज़ 3 में ज़्यादा होगी क्योंकि नए बना रहे हैं। अब इस यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि फ़ेज़ 1 में कितने हैं, फ़ेज़ 2 में कितने हैं, और अ, ये फ़ेज़ 2 की देखें तो फ़ेज़ 3 की देखें तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे नए बन रहे हैं, और 2 अरब है, और फ़ेज़ 1 2 की कम है क्योंकि वहाँ पे पुराने यूटिलाइज हो रहे हैं, 35 मिलियन है। तो अगली कॉस्ट है सॉफ्ट कंपोनेंट्स कॉस्ट, यानी कि ये प्रोग्राम तो हम चलाएंगे लेकिन साथ साथ लोगों को एजुकेट भी करना है, टेक्निकल असिस्टेंस भी देनी है, इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो उसकी भी 2 4 और 2.5%, टेक्निकल असिस्टेंस की 2%, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 4, और एजुकेशन कैंपेन की 2.5% कॉस्ट है। और फिर सीवेज ट्रकिंग कॉस्ट, जो सीवेज उठा के आप लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे हर घर के गटर में से, तो उसकी कॉस्ट है। तो अब ये इन सब को इसने बताया हुआ है कि ये कैलकुलेट भी कैसे होनी है। तो मैं अच्छा, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे आपको बताता जाता हूँ। ये कह रहा है कि टू डू सो, यानी सीवेज ट्रकिंग कॉस्ट को देखने के लिए, ये फर्स्ट डिटरमिन द पर ट्रिप सीवेज ट्रकिंग कॉस्ट बाय रिलाइंग ऑन अ सर्वे कंडक्टेड बाय तमिलनाडु, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन ट्रकिंग ऑपरेटर्स पे जो उन्होंने कोई स्टडी की हुई है उससे पता लग रहा है कि उसमें वेरिएबल कॉस्ट है, यानी फ्यूल और ट्रक मेंटेनेंस की कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट है, यानी ट्रक खरीदना और पंपिंग इक्विपमेंट खरीदना। द पर ट्रिप कॉस्ट, एक ट्रिप की कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, जो ऊपर उसने बात की, बाय नंबर ऑफ ट्रिक्स टेपन, यानी कितने ट्रिप वो लगाया गया एक साल में। ऑन द अदर हैंड पर ट्रिप फिक्स्ड कॉस्ट, यानी ऊपर वेरिएबल थी, फिक्स्ड इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द लाइफ टाइम फिक्स कॉस्ट ऑफ सीवेज ट्रक, यानी खरीदा ट्रक और उसकी पंपिंग वगैरह, बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन, कितना साल चलेगा, और एवरेज ट्रिप कितने लगाएगा। तो इस फार्मूला से उसने फिक्स्ड जमा कॉस्ट देख ली, तो उसको पता चला कि ओवरऑल फिक्स्ड और वेरिएबल लगा के तकरीबन एक ट्रिप जो है 2.55 डॉलर का पड़ता है। अब यहाँ पे देखें तो इसने बताया हुआ है कि मैंने मुख्तलिफ कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की। कैपिटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी ये जो बनने हैं डिकैंटिंग स्टेशंस और ये फीकल ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह, एस्टिमेट्स प्रोवाइड बाय द स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान डॉक्यूमेंट, यानी ये इसको मिल गया कैपिटल कॉस्ट के नाम से। ज़ाहिर है कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कैपिटल कॉस्ट उसमें बड़ी डिटेल में कैलकुलेट होती है। सॉफ्ट कंपोनेंट कॉस्ट, वो कैपिटल कॉस्ट का कोई पार्ट ले लिया उसने, ऊपर इसने हमें बताया है कि तकरीबन 8.5% लूँगा उसका, तो इस ये जो निकला तो वो 8.5% यहाँ ले लिया। इंक्रीज सीवेज ट्रकिंग कॉस्ट, यानी आप ये घरों में नए बाथरूम बनाएंगे तो ज़ाहिर है फिर सीवेज की ट्रकिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा घरों के गटर से सीवेज ले जानी पड़ेगी, तो उसको इसने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया मुख्तलिफ तरीक़ों से, फिक्स्ड और वेरिएबल को जमा करके। फिर इंक्रीज सीवेज मैनेजमेंट कॉस्ट, इसमें फिर सीवेज उठा के जिस जगह ले जा रहे हैं वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करनी होगी, और उसके टैंक्स होंगे, हर टैंक, यानी अब ज़्यादा टैंक बनाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो उससे मल्टीप्लाई करके इसने वो निकाल ली। और ये कॉस्ट्स हो गई। बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स को अभी हमने देखा नहीं है, तो मैं पहले देख लेता हूँ फिर इसको आते हैं। तो बेनिफिट्स जो हैं जी, अच्छा, बेनिफिट से पहले ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस भी है, तो ऑलरेडी मैंने इस पे आपको बता दिया टैंक्स वाला। बेनिफिट्स में क्या है जी, एक मोर्टेलिटी बेनिफिट है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है जान बचना, यानी जो लोग नहीं मरेंगे उनकी जान कैसे बचेगी। तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिकल लाइफ ही है, यानी एक जान की कितनी वैल्यू है। वो मैं आपको, लेट मी, ओके, अच्छा जी, मैं ऐसे करता हूँ कि ना मैं आपको ये इनकी पढ़ने के बजाय मैं आपको पाकिस्तान की बताता हूँ कि मैं क्विकली आपके सामने कैलकुलेट करके बताता हूँ कि पाकिस्तान में ह्यूमन लाइफ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ता इसका आपको आइडिया हो जाएगा उससे डायरेक्टली भी। और वैसे भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है, तो मैं ये पावर पॉइंट खोल रहा हूँ और आपके साथ इधर मैं टाइप करता जाऊँगा, जस्ट मेरे पास अभी वो रेडी कुछ भी नहीं है,
लेकिन मैं ज़ुबानी बताऊंगा तो आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। ये आप सामने देखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। अच्छा जी, ये आपको अब खाली पावर पॉइंट नज़र आ रही है ना? जी सर, आ रही नजर। अच्छा जी। तो अब हम इसको, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं पाकिस्तान की वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल लाइफ कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो बेसिकली अब स्टैटिस्टिकल लाइफ की वैल्यू के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बात की है ना। वो जो उसका जज्बाती पार्ट है, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जहन में रखना है कि एवरीबडी इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। तो कि ह्यूमन लाइफ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये वो, लेकिन बहरहाल हम वी आर एनालिस्ट्स, तो हम थोड़ा कोल्ड ब्लडेड होके इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आप वैसे कॉमन सेंस देखें, जैसे हमने थोड़ी देर पहले, मैं इमरान से जब बात कर रहा था, तो बेसिकली एक वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल लाइफ क्या है कि फर्ज करें एक बंदे की डेथ हो जाती है, तो जज्बाती पार्ट ज़ाहिर है, एक रिश्ता होता है, उस सब को छोड़ के तो जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ कि वो जो उसने सारी ज़िंदगी कमा के देना था अपने बच्चों को, वो नहीं कमा के देगा। ठीक है जी, ऐसे ही है ना, बेसिकली यही लॉस है। कोई कारोबार में पार्ट करना था वो नहीं करेगा, घर में कोई कंस्ट्रक्शन करनी थी, उसने फ़र्ज़ करें मजदूरी करनी थी, वो नहीं करेगा, दरख्त लगाने थे नहीं लगाएगा। तो फिर बहुत सारे लोग ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैलकुलेट करते हैं स्टेटिस्टिकल लाइफ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक गांव में रह रहे हैं और आप एक किसान की स्टेटिस्टिकल लाइफ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर आप वो जो फसल उगाता था उसकी वैल्यू के हिसाब से किसी तरह कैलकुलेट करेंगे, अगर ये ज़िंदा रह जाता 40 साल तो इतने कमाता। फ़र्ज़ करें वो गन्ना लगाता था तो कुछ और लाइफ निकलेगी, फ़र्ज़ करें वो गंदम लगाता था तो कोई और लाइफ निकलेगी, भैंसें पालता तो कोई और निकलेगी। इसी तरह आप शहर में आ जाएं, एक बंदा जो महीने के 30,000 कमा रहा है तो उसकी स्टेटिस्टिकल लाइफ की वैल्यू कुछ और निकलेगी, एक 10 लाख कमा रहा है उसकी कुछ और निकलेगी, एंड सो ऑन। तो द पॉइंट इज़ के ये बड़ी वेरिएबल होती है और कंट्रोवर्शियल भी होती है, क्योंकि अगर आप सारे पाकिस्तान की एवरेज लेना शुरू करें तो एक एक ऐसी लाइफ होगी जिसकी जो शायद ज़िंदगी में चंद लाख रुपए कमा पाता, और एक ऐसी लाइफ होगी जो अरबों रुपए कमा पाता। तो बीच में बड़ी वैरायटी होती है। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करना भी ज़रा एक सेंसिटिव और मुश्किल काम होता है, लेकिन विल स्टिल ट्राई। जैसे मैं, आप देखते जाइएगा, जो चीज़ आपको समझ नहीं आया ना मुझे बताइएगा, आई एम जस्ट प्लेइंग बाय द ईयर। जो चीज़ें याद आ रही हैं, तो यूएस की जो वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिकल लाइफ है ना, वो अगेन वो भी बहुत वेरिएबल है। $1 मिलियन से लेके तो कोई 14-15 मिलियन डॉलर तक है। लेकिन इनका एक ऑफिस है, उसको कहते हैं OIA, ऑफिस ऑफ इम्पैक्ट एनालिसिस। उन्होंने इस साल 2024 की जो वैल्यू रखी हुई है ना, वो 5.7 मिलियन है, यानी यूएसडी। एक एक यूएस के इंसान की ज़िंदगी की स्टेटिस्टिकल वैल्यू। अब हम इसको पाकिस्तान में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक स्टैंडर्ड जो तरीका यूज़ होता है ना, वो ये होता है कि दोनों की जीडीपीज़ कंपेयर कर लें। जैसे अमेरिका का जीडीपी तकरीबन इस वक्त जो रिपोर्टेड है वो 27.7 ट्रिलियन है यूएसडी। और पाकिस्तान मैं इसके पीछे लिखता रहता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। यूएसडी, यूएस का 27.7 ट्रिलियन डॉलर, और पाकिस्तान का तकरीबन 200-300, पिछली बार हमने बात की थी तमिलनाडु से कंपेयर करते हुए, तो तकरीबन 338 बिलियन है। यानी ट्रिलियंस में करें, पीछे ट्रिलियन चूंकि लिखा हुआ है, तो 0.338 ट्रिलियन ये पाकिस्तान का है। इन दोनों का आपस में, अब आप अगर रेशो निकालें ना, तो मैं साथ साथ कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ। तो ये इनका रेशो बन रहा है जी 82, रेशो 82:1। इन दोनों का ऊपर का रेशो बन गया। अब यूएस वाले को पाकिस्तान में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 27.7 को 82 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये रफली बन रहा है 70 के यूएसडी। तो पाकिस्तान की, यानी अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो 70,000 US डॉलर बनती है। तो 70,000 जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए, 2 करोड़ के करीब बनता है। बल्कि एग्जैक्टली मैं इसको 278 से अगर डिवाइड कर लूँ तो ये बनता है 1 करोड़ 1 करोड़ 94 लाख, तो 19.46 मिलियन PKR। ठीक है जी। तो ये
ये डायरेक्ट हो गई, लेकिन इस तरह ये इसमें एक चीज़ नहीं शामिल जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि क्या होता है कि जो फ़र्ज़ करें अमेरिका में किसी बंदे की फ़र्ज़ करें उसकी तनख्वाह $1 बढ़ती है, $1 छोड़ें, बल्कि हम कहते हैं $1000 बढ़ती है साल की। तो वो एसेंशियल्स कितनी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करता है। यानी फ़र्ज़ करें उसको $100 ज़्यादा मिले, तो वो क्या बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, ज़्यादा खर्चे करना शुरू कर देगा, ज़्यादा गैस इस्तेमाल करना शुरू कर देगा? द आंसर इज़ येस। अमेरिका में ये इलास्टिसिटी तकरीबन 1 to 1 है। यानी जितनी उनकी तनख्वाह बढ़ती है वो उतना ही अपनी एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देते हैं। जो गरीब मुल्क होते हैं, कम रिसोर्सेज वाले मुल्क होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब लोगों की तनख्वाह बढ़ती है या रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो वो तकरीबन उनकी जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है वो तकरीबन 50, कुछ जगहों पे रिपोर्टेड है, पाकिस्तान के केस में 42 भी रिपोर्टेड है, 47 भी रिपोर्टेड है, 56 भी रिपोर्टेड है। गैस के केस में, यानी ये जो घर में हम गैस इस्तेमाल करते हैं, ये तकरीबन 52-53% रिपोर्टेड है, एक जगह पे 70% भी रिपोर्टेड है। इस तरह पेट्रोल की कुछ और इलास्टिसिटी, सब चीज़ों की अलग अलग होती है। तो लेट्स से कि दुनिया में एवरेज जो है ना वो तकरीबन 0.5 से लेके 1 के दरमियान है। अमेरिका की 1 है, और जो बहुत गरीब मुल्क होते हैं उनकी 0.5 होती है। यानी ₹1 ज़्यादा शुरू कमाना शुरू करता है बंदा, तो 50 पैसे ज़्यादा खर्चना शुरू करता है। तो लेट्स से कि पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन 77.5% है, मोर और लेस। पाकिस्तान की 5-6 चीज़ों की एवरेज निकालें तो यही बनती है। तो इलास्टिसिटी को हम ले लेते हैं 77.5%। ये चूंकि पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्क भी नहीं है, और ज़ाहिर है अमेरिका जितना अमीर भी नहीं है, तो दरमियान से थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने पाकिस्तान को। दरमियान में होता तो 75 पे होता, दरमियान से थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो अब ये जो ऊपर हमारा 2 करोड़ के करीब हमारी वैल्यू बनी है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 77.5 से, यानी 19.46 इंटू 0.775। तो ये बन रहा है 15.08 मिलियन PKR। यानी 1 करोड़ 50 लाख, तकरीबन 1 करोड़ 51 लाख इज द स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी लाइफ एवरेज पे। अब ये ठीक है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक करने के लिए ना मैंने आपके जो कैनवस का पोर्टल है वहाँ पे एक VSL पाकिस्तान के नाम से एक स्टडी रखी है। ये कोई अयूब साहब थे या ऐसा कोई नाम था, उन्होंने स्टडी की थी 2011 में, अब 2000 बल्कि 2012 में। उसको देख लीजिएगा, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। उसमें उन्होंने जो वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिकल लाइफ निकाली थी पाकिस्तान की, वो उन्होंने लंबी रेंज निकाली थी 28 लाख से लेके तो 67 लाख तक। उन्होंने कहा था ये वेरी करती है, और ये स्टडी लाहौर की थी और ब्लू कॉलर वर्कर्स की थी, यानी मजदूर जो काम करते हैं उनकी थी। अब ये ज़ाहिर है लाहौर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरे पाकिस्तान का। लाहौर एक बहुत अफ्लुएंट शहर है पाकिस्तान के हिसाब से, एवरेज, लेकिन एवरेज से शायद काफ़ी ऊपर है। और दूसरा, इन्होंने स्टडी में रेंज भी बड़ी रखी हुई है, 28 से 67। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने मजदूर क्लास को लिया है, तो हम इसको कुछ ना कुछ समलस इससे ले सकते हैं। ये इसको अगर हम रेंज ले लें, और तो इस रेंज की जो सेंटर बनता है वो 28 - 67 डिवाइडेड बाय 2, तो वो इक्वल टू 47.5 बनता है। ठीक है, यानी 2011 में इन्होंने, अयूब साहब ने कहा था कि 2011 या 12 में, आप देख लीजिएगा प्लीज़, कि पाकिस्तान की स्टेटिस्टिकल लाइफ की वैल्यू $47.5 है। ये मिलियन है। 27.5 लैक्स है 2012 में। अब 2012 में देख लेते हैं कि ये मैं साथ साथ बार बार मैं स्क्रीन चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ इंटरनेट से देख रहा हूँ कि 2012 PKR, USD to PKR क्या था। तो ये तकरीबन 2012 में 90, रफली ₹90 का है 2012 में ना, और आज है 278 का। तो 278 के राउंड है, तो 278 को 90 पे डिवाइड करें तो तकरीबन 3.1 बनता है। 3.1। तो इस वैल्यू को अगर मैं 47.5 को 3.1 से मल्टीप्लाई कर दूं,
47.5 इंटू 3.1, तो ये बनता है 147 और 147 यानी 14.7 मिलियन। और ऊपर हमने निकाला है 15.08 मिलियन। तो मोर और लेस देखें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कंसिडरिंग के इन्होंने यूब साहब ने सिर्फ लाहौर में की थी, रेंज थी उसकी। हमने जो है वो यूएस से इसको वो किया है और इलास्टिसिटी की एक एग्जम्पशन की है, जो कि मोर और लेस ठीक ही निकली है। तो आप भी ज़ाहिर है, आप लोग के केस में जब भी आपको स्टेटिस्टिकल लाइफ कहीं कैलकुलेट करनी पड़े तो आप इस तरह का एक रास्ता इख्तियार कर सकते हैं कि या तो अयूब साहब की स्टडी को इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो यही तकरीबन निकलेगा 1 करोड़ 47 लाख, या आप खुद कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख निकल आएगा। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ पावर पॉइंट को और वापस जा रहा हूँ। अच्छा, ये मीनवाइल हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ इसको, मीटिंग को।